हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम्स वाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज से हम शुरू कर रहे हैं लुसेंट का वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान, जो ऑब्जेक्टिव बुक होता है हमारा। दोस्तों, आज से हम लोग भारतीय इतिहास शुरू करेंगे, जिसमें टोटल 23 यूनिट है। 23 यूनिट को हम सीरियल वाइज करेंगे और जो भी क्वेश्चन होगा उसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। आज हम सबसे पहले हम लोग करने जा रहे हैं यूनिट 1। यूनिट 1 में आप देख सकते हैं कि यूनिट 1 में है आपका सामान्य परिचय। इसको हम लोग आज अच्छे से डिटेल में करेंगे। सामान्य परिचय में अगर हम बात करें तो इसमें टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चन टोटल है 45। तो एक एक करके हम सारे क्वेश्चन को करेंगे। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कि अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है। तो इतिहास के तहत किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है? आपको 4 ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ए अतीत का, ऑप्शन बी समाज का, ऑप्शन सी शासन का और ऑप्शन डी पर्यावरण का। तो आप पहले खुद से कोशिश करेंगे कि आंसर दे, उसके बाद मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। तो इतिहास का जो अध्ययन किया जाता है वह अतीत के तहत अध्ययन किया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। प्रथम प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? अब बात करें प्रथम यूनानी इतिहासकार, तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, आप कोशिश कर सकते हैं। इसका आंसर होगा हेरोडोटस, ऑप्शन बी। अब हेरोडोटस को और क्या कहा जाता है? तो हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। और इतिहास का पिता की उपाधि हेरोडोटस को किसने दिया? तो सिसरो ने दिया। अगर हम बात करें हेरोडोटस की इकलौते बुक के बारे में, तो उसका नाम है द हिस्टोरीज। द हिस्टोरीज इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण फेमस बुक है। बात करें कि हेरोडोटस को थ्यूसिडाइटिस ने क्या कहा था, इनका एक और नाम से प्रचलित है। थ्यूसिडाइटिस जो है, इसने हेरोडोटस को कहा था कि झूठ का पिता। ऐसे तो इनको इतिहास का पिता बोला जाता है, इतिहास का पिता, लेकिन थ्यूसिडाइटिस ने इनको झूठ का पिता बोला था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने स्पष्टता कहा कि इतिहास को समस्त निष्कर्ष युक्तिसंगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, थ्यूसिडाइटिस। इसने कहा था इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्तिसंगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं। आइए हम लोग ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम बताइए। अभी हम पीछे ही चर्चा किए हैं कि द हिस्ट्रीज के लेखक कौन है, तो हेरोडोटस। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि इतिहास का पिता किसे कहते हैं, फादर ऑफ हिस्ट्री, तो हेरोडोटस को कहते हैं, यानी कि 5 का होगा आंसर ऑप्शन नंबर ए। 6 देखते हैं, इतिहास अपने को दोहराता है, यह किसका कथन है? आपके पास 4 विकल्प है, हिगेल, कार्ल मार्क्स, कल्हन और बर्नी। बताइए कि इतिहास अपने को दोहराता है कौन बोला था? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिगेल। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता, यह कथन किसका है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा आप ए, हिगेल। किसका कथन है समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? इसका हो जाएगा कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? आप 4 ऑप्शन पढ़िए और इसका जवाब देने का कोशिश कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्नलिखित में से
किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या होता है? सबसे पहले तो आप यह जानें कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या होता है। भौतिक जगत में बदलाव व विकास हमेशा विरोधी ताकतों के आपसी टकराव व संघर्ष के कारण होता है। इसी को द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कहा जाता है। अब द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया था? अब तो इसका आंसर हो जाएगा मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष प्रतिक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया? अभी हम आपको बताए हैं द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। इसका डिफिनीशन भी हम बताएं कि क्या होता है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। तो यह भौतिक जगत में बदलाव व विकास हमेशा विरोधी ताकतों के आपसी टकराव व संघर्ष के कारण होता है। इसी को हम लोग द्वंद्वात्मक भौतिकवाद बोलते हैं। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा डी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इतिहास विगत की राजनीति है या किसका कथन है? क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग देखिए। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिले। अब क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देखते हैं। इसमें आपको क्या करना है, सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। ठीक है, सूची 1 में लेखक का नाम दिया हुआ है और सूची 2 में इतिहास की परिभाषा दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, पहला क्या है, ओकसाट। तो ओकसाट के बारे में हम जानते हैं कि सच यह है कि इतिहास में अतीत वर्तमान में के साथ बदलता है, यानी 3 का आपको हो जाएगा A3। ठीक है। ट्रैवलिन के बारे में हम लोग जानते हैं। ट्रैवलिन क्या कहता है कि इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है। कॉलिंगवुड के बारे में हम लोग जानते हैं कि संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। कॉलिंगवुड ने क्या कहा था कि संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। ब्यूरी ने कहा था इतिहास स्वतः मात्र एक विज्ञान है, इससे कम नहीं और इससे अधिक नहीं। तो इसका हो जाएगा आपका 2, यानी अगर हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग चले तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? वही हम लोग पढ़े हैं बेनेडिटो क्रोच। ऑप्शन नंबर बी। इतिहास वर्तमान व अतीत के बीच इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच अंतहीन वार्ता है, यह किसने कहा था? यह आपको कहा था E.H. कार ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आइए। तिथियों के संयुक्त प्रयुक्त होने वाले BC किसका संक्षिप्ताक्षर है, यानी कि BC का फुल फॉर्म क्या होगा? तो BC का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय। ठीक है, जो भी समय का हम उपयोग करते हैं जो ईसा मसीह के जन्म से पहले क्या है, यानी ईस्वी पूर्व है, वहाँ पे हम BC लिखते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाले AD का पूर्ण रूप होता है, तो AD का एनो डोमिनी होता है आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट, यानी जीसस क्रिस्ट के जन्म के बाद का समय। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, वर्ष 50 ईस्वी पूर्व। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको जवाब देना है। वर्ष 150 ईस्वी पूर्व के पहले आता है, 150 ईस्वी पूर्व के बाद आता है, जिस वर्ष में 150 ईस्वी पूर्व आता है, या जिस दशक में वर्ष 150 ईस्वी पूर्व आता है। तो यहाँ क्लियर हो गया, 150 ईस्वी पूर्व यानी कि ईसा मसीह से जन्म के पहले का जो समय है वह रिवर्स में चलता है, यानी कि उल्टा चलता है, पीछे से आगे चलता है, यानी कि 100 से 99, 98, 97, 94, 93 ऐसे चलता है। तो यहाँ हो जाएगा 50 ईस्वी वर्ष पूर्व। इसका मतलब है कि वह वर्ष 150 ईसा पूर्व के बाद आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, वर्ष 150 ईसा पूर्व के बाद आता है।
अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1015 ईस्वी किस शताब्दी में आता है। बच्चे यहाँ गलत क्या करते हैं कि जैसे ही 1015 देखे तो 10वीं शताब्दी लगा के आगे निकल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं कर रहा है। यह रनिंग हुआ 11वीं शताब्दी में ना, यह 11वीं शताब्दी चल रही है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 11वीं शताब्दी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 19 का डी। यहाँ पे ध्यान देना है, 10वीं शताब्दी नहीं होगा, 11वीं शताब्दी चल रही है ना। 1000 अगर यही 1000 से पहले होता, यानी कि 1015 से पहले होता, यानी कि 900 समथिंग होता, तो हम 10वीं शताब्दी लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे 1000 से ज़्यादा है तो हम 11वीं शताब्दी लगाएंगे। यह काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इस पर ध्यान दीजिएगा। 20 में संवत और किस समय की गणना है, तो यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यह बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, विक्रम संवत, शक संवत, गुप्त संवत, कली संवत कब। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं विक्रम संवत। तो विक्रम संवत के बारे में पहले तो आप जान लीजिए कि विक्रम संवत की शुरुआत किसने की थी, तो विक्रमादित्य ने की थी। कब की थी, तो विक्रम संवत की शुरुआत की थी, आपको देखिए यहाँ पे कुछ एरर है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे 57 BC हो जाएगा, यहाँ पे 57 BC हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, विक्रम संवत ऑप्शन नंबर 4, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, 57 BC। ओके, अगला है बी में है शक संवत। शक संवत की शुरुआत किसने किया था, तो कनिष्क ने किया था। कब किया था, तो 78 ईस्वी में किया था, यानी 78 AD। तो बी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। गुप्त संवत आ जाइए, तो गुप्त संवत का आपका हो जाएगा, यह 319 और 20 में किया गया था, तो सी का 2 हो जाएगा। और कली संवत की बात करें तो यह 3102 ईसा पूर्व में किया गया था, यानी कि इसका हो जाएगा ए। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आप एक बार दोबारा खुद से देख लीजिएगा। अगर हम इसका आंसर की बात करें तो 20 का आंसर हो जाएगा आपका, 20 का विक्रम संवत, यानी ए का 4, बी का 3, ए का 4 और बी का 3 किस में है, तो ए का 4 और बी का 3 देख लीजिए, ए का 4 और बी का 3 किस में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन है, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था, वही क्वेश्चन आ गया। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे 58 ईसा पूर्व भी दिया हुआ है और 57 ईसा पूर्व भी, तो आपको 57 ईसा पूर्व टिक करना है। बुक में जो है इसका आंसर आपको मिलेगा 58 ईसा पूर्व, जो कि गलत है। देख लीजिए, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईसा पूर्व में हुआ था, हम लोग ऊपर ही पढ़े थे, तो कनिष्क के शासनकाल में। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है, तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो है शक संवत पर आधारित है, यानी कि 23 का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 24 का, गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय चंद्रगुप्त फर्स्ट को दिया जाता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन में है आपका, चंद्रगुप्त वन के गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया गया, यानी चंद्रगुप्त प्रथम जो है गुप्त संवत का प्रारंभ जो है किस उपलक्ष्य में किए थे, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। अगला आ जाइए अब क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 काफ़ी अच्छा है, तो हम ऊपर कर लेते हैं। देखिएगा, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों में सही कूट चुनिए। तो विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ है। देखिए यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो आंसर में 58 लिया है, लेकिन इसका 57 होता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका 57 हो जाएगा, तो ये भी सही है, इसको आप 57 मान लीजिएगा। शक संवत 78 ईस्वी से आरंभ हुआ है, बिल्कुल सही।
गुप्त संवत सन 319 से आरंभ हुआ है, तो 319 से आरंभ हुआ है, ये भी बिल्कुल सही है। अब अगला है आपका, भारत में मुसलमान शासन युग का सन 1192 ईस्वी से शुरुआत हुआ है, तो यह गलत है। इसको आपको अच्छे से समझना होगा कि भारत में जो है मुसलमान शासन युग का आरंभ कब हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा आपका 26 का सी, 1 2 3 सही है। अब चौथा क्वेश्चन के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं कि सबसे पहले 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा जो है सिंध के राजा जो दाहिर थे उनको हराकर सिंध और मुल्तान पे कब्जा किया था। तो अगर हम बात करें कि पहला शुरुआत, तो पहला शुरुआत 712 ईस्वी में ही हो गया था, 712 ईस्वी में। और कौन किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। सिंध और मुल्तान पर विजय पाकर और किसको हराया था? तो सिंध के राजा दाहिर को हराया था। उसके बाद आपको याद होगा तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का दूसरा युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। लेकिन एक साल बाद फिर मोहम्मद गोरी वापस आया था और 1192 में तराइन की दूसरी युद्ध हुई थी, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार गया था और मोहम्मद गोरी जीत गया था। तो अगर हम वास्तविक शुरुआत की बात करें तो वास्तविक शुरुआत 1192 ईस्वी से शुरुआत हुआ है। लेकिन अगर हम शुरुआत की बात करें, शासन युग की बात करें, तो 712 ईस्वी में। तो यहाँ पे अगर 712 होता तो चारों ऑप्शन सही होता, लेकिन यहाँ पे 1192 है। आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि भारत में मुसलमान शासन का युग कब आरंभ हुआ। तो पहली शुरुआत 712 में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, और दूसरी शुरुआत 1192 में मोहम्मद गोरी के द्वारा किया गया था। चलिए हम आगे देखते हैं। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? आप लोग आंसर कीजिएगा। अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में किया था, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहा जाता है? तो 28 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। हम लोग 29 देखेंगे। 29 में है, चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? तो नाम से ही क्लियर है कि विक्रम संवत किए थे विक्रमादित्य, तो चालुक्य विक्रम संवत कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, विक्रमादित्य 6। निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? आप चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे लक्ष्मण सेन जी। लक्ष्मण सेन जी ने एक नया संवत चलाया था जिसको लक्ष्मण संवत बोला जाता है, और यह शुरुआत किए थे 1119 ईस्वी से। 1119 ईस्वी में लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण संवत की शुरुआत की थी। आइए अब हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है कि कौन सा वर्ष 2009 में शक संवत का वर्ष होगा। पहले तो आप शक संवत के बारे में जान लीजिए। तो शक संवत क्या है कि ईसा मसीह के जन्म के 78 साल बाद शुरू हुआ था। ईसा मसीह के जन्म के 78 साल बाद शुरू हुआ था, यानी कि 0 से प्लस है, यानी ईसा मसीह के जन्म से 78 साल बाद, यानी कि 78 प्लस है। तो हमें क्या करना है, शक संवत के बारे में पूछ रहा है। तो शक संवत के बारे में पूछ रहा है तो 78 क्या करेंगे, 78 2009 में से 78 अगर हम माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास? अपने पास आ जाएगा 1931, यानी कि वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा 1931। 1931 क्यों? क्योंकि 78 ईस्वी यानी 78 एडी में जो है शक संवत शुरुआत हुआ था, जो कि 78 ईयर्स आगे है, तो 78 ईयर हम पीछे कर देंगे। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम संवत 2070 को ईस्वी संवत में रूपांतरित करने पर मान क्या होगा? देखिए, विक्रम संवत कब शुरू किया गया था? तो विक्रम संवत किया गया था 57 ईसा पूर्व में, यानी कि BC में, यानी ईसा मसीह के जन्म से
57 साल पहले शुरू किया गया था। तो इसमें हम लोग को क्या निकालना है, ईस्वी सम्मत निकालना है। तो 2070 है, इसमें से जो है आप सिंपल 57 को माइनस कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। इसमें आपको 57 माइनस कर दीजिए। जैसे ही 2070 में हम 57 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, 2013, ऑप्शन नंबर डी। आइए हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है पूरा, विक्रम संवत व शक संवत के आरंभ के बीच में कितने वर्षों का अंतर है। तो बस थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है और मैथमेटिक्स इसमें आपको लगाना होगा। देखिए आपको पता होगा कि विक्रम संवत कब स्टार्ट हुआ था। तो विक्रम संवत स्टार्ट हुआ था 57 BC में, और शक संवत कब स्टार्ट हुआ था, 78 AD में। तो देखिए ईसा मसीह के जन्म को हम लोग 0 ईयर मानते हैं, तो उससे पहले यानी उससे 57 साल पहले विक्रम संवत शुरू हुआ था और उसके 78 साल बाद शक संवत शुरू हुआ था। तो दोनों के बीच का अंतर पूछ रहा है। तो आपको पता है कि हम लोग मैथ्स में गैप कैसे निकालते हैं। गैप निकालने के लिए अगर प्लस प्लस होता है तो माइनस करते हैं, माइनस माइनस होता है तो भी माइनस करते हैं, लेकिन प्लस माइनस होता है तो हम लोग प्लस करते हैं। यानी यहाँ पे आप देखिए कि 57 साल, 0 से 57 साल पहले, यानी कि 0 से 57 साल पहले, तो यानी कि -57, और 0 से 78 साल आगे यानी कि +78। तो आपका दोनों को जब सम कीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 135, यानी ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। पुलकेशियन 1 का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष क्या होगा। तो आपको क्लियर हो ही क्या होगा कि इसको आपको शक संवत से विक्रम संवत में चेंज करना है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सीधे 135 जोड़ देना है, क्योंकि 135 प्लस होगा तभी जाके होगा। तो +135, यानी कि 135 जोड़ेंगे तो 34 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान सरकार के कैलेंडर में विक्रम संवत 2063 लिखा हुआ है, तो शक संवत क्या होगा। यहाँ पे आपको उल्टा जाना है। विक्रम संवत 2063 लिखा हुआ है, आपको वापस शक संवत में आना है। तो इसमें आपको क्या करना होगा, -135 कर देना होगा। तो -135 कीजिएगा तो आपका ऑप्शन नंबर कौन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 35 का ऑप्शन नंबर सी, 1928। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति निम्नलिखित में से किसको समझाने के लिए प्रयुक्त की जाती है। तो आप ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी देखिए और कोशिश कीजिए इसका आंसर देने का। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप को। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा 37 नंबर। कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किसने किया। ऑप्शन ए हेरोडोटस, बी हिगेल, सी B.A. स्मिथ और डी विलियर्ड लिपी। पहले आप खुद कोशिश कीजिए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विलियर्ड लिपी। पहले आप खुद से वहाँ पे जहाँ पे भी आप वीडियो देख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, वहाँ आप पहले खुद से आंसर को बोलने का कोशिश कीजिए। गलत हो या सही आप प्रयास कीजिएगा, तभी आपका सही होगा। तो पहले आप खुद से वहाँ जहाँ भी बैठे हो वहाँ से आप खुद से बोलिए उसको कि ऑप्शन डी है, बी है, सी है, ए है। इससे आपका रिकॉल होते जाएगा और आपका प्रैक्टिस भी साथ साथ चलते जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। 38 में क्वेश्चन है, काष्ठ, अस्थि और पंख के पुरातत्वीय नमूनों का काल निर्धारण करने के निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है। तो काष्ठ, अस्थि और शंख के लिए क्या अपनाया जाता है, तो कार्बन डेटिंग 14, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। कार्बन डेटिंग निम्न आयु का निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है। तो जीवाश्म, पौधा, चट्टान और इनमें से कोई नहीं, तो आंसर हो जाएगा जीवाश्म।
अब थोड़ा हम लोग कार्बन 14 के बारे में जान लेते हैं कि कार्बन 14 क्या है। कार्बन 14 से जीवाश्मों का उम्र पता लगाया जाता है और इसका एक लिमिट है कि 50,000 से 60,000 पुराना तक ही हम लोग पता लगा सकते हैं। जो कभी जीवित रहा हो, जो पहले जीवित रहा हो, हम लोग उसी का पता लगा सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। प्रागैतिहासिक का अंत एवं इतिहास का आरंभ कब माना जाता है? तो आप कोशिश कीजिएगा इसका आंसर देने का। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा मानव ने लिखना सीखा, यानी ऑप्शन नंबर सी। भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल का आरंभ कब से माना जाता है? 41 का आंसर बताएं। इसका हो जाएगा आंसर सी, 600 BC, यानी 600 ईसा पूर्व से। बताइएगा सिंधु सभ्यता, क्वेश्चन नंबर 42, सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसमें यह प्रमाण मिला, यानी किस चीज़ का प्रमाण मिला? 42 का लेखन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 43 में आप लोग आ जाइए। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का एक चैत्र, जो हमारा अपना भारत का जो हिंदी महीना होता है, चैत्र से स्टार्ट होता है, ग्रेगोरियन कैलेंडर की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तदनुरूप आता है? यानी कि हम लोग जब नया साल मनाते हैं चैत्र को, तो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग पूछ रहा है, यानी जनवरी फरवरी जो होता है, ग्रेगोरियन कैलेंडर इसी को बोलते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, जो व्यापक रूप में पूरे वर्ल्ड में यूज होता है, इसलिए हम लोग भी इसका यूज करते हैं। तो कब मनाया जाता है? 22 मार्च या 21 मार्च को, ठीक है। अब सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44। किसने इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक 3 भागों में बांटकर देखने का रिवाज चलाया? यानी इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किसको जाता है? सेलेरियस को, यानी ऑप्शन नंबर डी। आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने गुप्त संवत के प्रारंभ के निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दी है? फाहियान, हैंसोंग, अल-मसूदी, अल-बरूनी। इसका आंसर हो जाएगा अल-बरूनी, यानी ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए। आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह रामबाण सीरीज होगा। तो आप मेरे साथ जुड़कर, मैं कंप्लीट आपको लुसेंट सामान्य ज्ञान ऑब्जेक्टिव जो है पूरा कंप्लीट, मैं एक एक यूनिट करके चैप्टर वाइज मैं आपको कंप्लीट प्रैक्टिस करवा दूंगा। तो आप मेरे साथ जुड़कर प्रैक्टिस करें और अपने और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।